हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसके आयंस के फॉर्म में हमने उसको जो स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और फिर उसके बाद जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी किया और लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक जो स्टडी का होगा दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम लिखेंगे CFT, that is crystal field theory. So it is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interactions between the metal ion and the ligand. तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये मेटल लिगेंड के बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड जो है कंसिडर कर रही है। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर जो है इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज द पॉइंट चार्जेस। जो लिगेंड्स हैं यहाँ पर इसको जो है पॉइंट चार्जेस जो है कंसिडर किया गया है। और ये पॉइंट चार्जेस जो है सेंट्रल मेटल के साथ जब अटैच होंगे तो किस तरह के वहाँ पर जो है फोर्सेस अराइज होती है, वो फोर्सेस हम जो स्टडी करेंगे और उसी के बेसिस पर हम जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को जो है डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखिए कि लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ अनायंस और पॉइंट डायपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो पॉइंट चार्जेस जो है ये अनायंस में आपको मिलेगा और इसी तरह से पॉइंट डायपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये अनायंस है जैसे कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सल्फेट है, साइनाइड एट्सेट्रा, तो आप उसको जो है पॉइंट चार्जेस कहिए। और यही लिगेंड अगर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं तो दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट डायपोल्स। ठीक है। तो 5d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव द सेम एनर्जी, दैट इज़ दे आर डीजनरेट। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है डी ऑर्बिटल जो है 5 टाइप के हैं। आपको प्रीवियस नॉलेज अगर होगी तो आप देखिए ये होते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX², Y² एंड DZ²। ये जो है 5 टाइप के जो है डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन सब की एनर्जी जो है सेम होती है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, दीज आर डीजनरेट। ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये 5 टाइप के जो है डी ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस डीजनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंड्स द मेटल एटम और आयन। तो ये जो डीजनरेसी जो है कब तक मेंटेन रहेगी, जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड नेगेटिव चार्जेस की है ना, ये जो है इस मेटल आयन या मेटल एटम को क्या करेगी, ये सराउंड करेगी। हाउ एवर व्हेन this negative field is due to ligands, either anions or the neutral molecules। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए either anions or the negative ends of the dipolar molecules like ammonia and water in a complex, it becomes symmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted। यहाँ पर जो ध्यान रखिए आपके पास ये सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है, तो जब तक के यहाँ पर आप देखोगे कि ये किसी निगेटिव आयंस के साथ जो है सराउंडेड है तो उस वक्त तक ये डीजनरेसी जो है बाकी रहेगी। लेकिन जैसे ही इसके सराउंडिंग में कोई निगेटिव लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल अगर इसके साथ में जो है अटैच होता है तो फिर ये डीजनरेसी क्या होगी, लिफ्ट हो जाएगी, हट जाएगी और ये डीजनरेसी जो है डिस्टर्ब होगी। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे जो है सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। ये एनर्जी लेवल उस वक्त तक मेंटेन रहेगा जब तक कि कोई निगेटिव आयन जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है। लेकिन अगर यही अटैचमेंट मेटल का किसी लिगेंड के साथ हो जाए, निगेटिव लिगेंड या फिर निगेटिव एंड ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे कि अमोनिया, आप देखिए अमोनिया जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन इसका निगेटिव एंड जो है आप देखोगे नाइट्रोजन है, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है कोऑर्डिनेटेड होगा। इसी तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वाटर है और इसमें ऑक्सीजन जो है ये निगेटिव एंड जो है कंसिडर होगा, जो अपने ऑक्सीजन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ डोनेट करके कोऑर्डिनेशन फॉर्म करेगा। तो किसी
न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निगेटिव एंड जब जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है ज्वाइंट होता है, तो ध्यान रखिए कि डीजनरेसी उस वक्त डिस्टर्ब होगी जब कोई निगेटिव लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निगेटिव एंड जो है सेंट्रल मेटल एटम तक जो है अप्रोच होगा। तो अब यहाँ पर जो ये डिजनरेसी क्या होगी, लिफ्ट हो जाएगी एंड इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो इसकी वजह से जो है डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट हो जाएगा, मतलब ये जो है बिखर जाएगा और ये जो है दो पार्ट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स एंड द पैटर्न ऑफ द स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। तो ये जो है क्रिस्टल फील्ड के जो है नेचर पर जो है ये डिजनरेसी जो डिस्टर्ब हो रही है, या आप जिसको कहिए कि स्प्लिटिंग जिसको हम कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मीन्स बिखर जाना, ये जो है दो पार्ट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड पर। तो यहाँ पर हम जो है दो डिफरेंट टाइप के जो है क्रिस्टल फील्ड्स की जो है स्प्लिटिंग जो है स्टडी करेंगे, जिसमें पहली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। तो चलिए देखते हैं ये जो स्प्लिटिंग है क्रिस्टल फील्ड की, पहले टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। आपके पास जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन आपको जो है सेंट्रल मेटल एटम का मिलेगा, 6 लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो हम उसको जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी with 6 ligands surrounding the metal atom or ion, there will be repulsion between the electrons in metal d orbital and the electrons or negative charges of the ligands। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, डी ऑर्बिटल के, और लिगेंड के पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पर देखोगे, या फिर जो निगेटिव चार्ज है किसी निगेटिव लिगेंड के ऊपर है, जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल हम क्लोराइड आयन ले रहे थे, इसका निगेटिव चार्ज, तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स या लिगेंड के इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा और इस रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल की जो है क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। तो सच अ रिपल्शन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द लिगेंड एंड व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम द लिगेंड। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि स्प्लिटिंग जो है किस पर डिपेंड करती है, रिपल्शन जो है, सच अ रिपल्शन इज़ मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड देन व्हेन इट इज़ अवे फ्रॉम द लिगेंड। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम ये डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन पर आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए DXY, आपके पास जो है DXY ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो DXY ऑर्बिटल जो है ये बिटवीन द x एंड y एक्सिस। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास सपोज x एक्सिस है, दिस इज़ y एक्सिस, और आपका जो है डी ऑर्बिटल जो है यहाँ पर लोकेटेड है, सपोज इस तरह से, और इस डायरेक्शन में अगर लिगेंड अप्रोच हो रहा है, से फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो अगर लिगेंड का अप्रोच along द डायरेक्शन ऑफ द डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये स्प्लिटिंग या ये रिपल्शन, नॉट स्प्लिटिंग, ये रिपल्शन जो है क्या होगा, ये लार्जर होगा, दिस रिपल्शन इज़ मोर। यही रिपल्शन जो है अगर आप देखोगे कि बजाय यहाँ से लिगेंड आने के सपोज यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी x पर तो फॉर एग्जांपल यहाँ से DXY पर तो कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं या कोई ऑर्बिटल है नहीं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो इसके हिसाब से देखिए तो यहाँ पर जो कोई भी ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास जो है ये वाला ऑर्बिटल है DX²Y², तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल जो है x एक्सिस पर है, एक ऑर्बिटल y एक्सिस पर है, और इसके ऊपर अलोंग दीज एक्सिस अगर कोई लिगेंड अप्रोच होता है तो फिर वहाँ पर जो रिपल्शन जो है स्ट्रॉन्गर होगा, रिपल्शन मोर होगा। तो ये बात जो खास तौर से ध्यान रखना है। तो कोई भी लिगेंड आपके पास जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है उसके सेंट्रल मेटल एटम पर जो है कौन से डायरेक्शन पर अप्रोच हो रहा है, अगर उस डायरेक्शन पर कोई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी ऑर्बिटल, तो देयर विल बी द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम और मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड और द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द लिगेंड। तो यहाँ पर ये रिपल्शन जो है मोर होगा। तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है। तो स्प्लिटिंग होने का रीज़न ही यहाँ पर जो रिपल्शन की बात हम जो है कर सकते हैं। तो ये खास बात जो है आपको ध्यान रखना है कि लिगेंड का जो है सेंट्रल मेटल तक अप्रोच ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, और उस डायरेक्शन में
अगर कोई मेटल एटम का ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो रिपल्शन आपको जो है लार्जर मिलेगा। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। तो Thus, the dx square y square and dz square orbitals which point towards the axis along the direction of the ligand will experience more repulsion and will be raised energy, and the dxy, dyz and dxz orbitals which are directed between the axes will be lowered in energy relative to the average energy in the spectral crystal field। अब यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो लिगेंड का जो अप्रोच है दैट इज़ अलोंग द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल्स के अलोंग जो है लिगेंड्स का अप्रोच हो रहा है। इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये ऑर्बिटल्स का जो है रिपल्शन जो है ज़्यादा होगा और इसकी एनर्जी जो हायर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज़ हायर एनर्जी, दे विल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी। और बाकी का आपके पास जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये जो है लोअर एनर्जी जो है ऑक्यूपाई करेंगे। यहाँ पर जो रिपल्शन आपको लेस मिलेगा या ऑलमोस्ट आप जो है रिपल्शन जो है इसमें नहीं भी कह सकते हो समझने के लिए, तो ये लोअर एनर्जी पर जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है दो सेट जो है ऑर्बिटल का बनेगा। एक सेट बनेगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तीन ऑर्बिटल्स का, और दूसरा सेट बनेगा डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल का। तो इस तरह से आपके पास में जो है दो सेट बनते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। तो 10 द degeneracy of the d orbital has been removed due to ligand electron metal electron repulsion in the octahedral complex to yield 3 orbitals of lower energy, जिसको आप जो है नाम दोगे T2G ऑर्बिटल। इसको जो है लेबल किया है, दिस इज़ कॉल्ड T2G ऑर्बिटल। ये लोअर एनर्जी के जो है एक सेट बनेगा, उसको जो है नाम दिया है, उसको लेबल किया है T2G ऑर्बिटल। एंड अ सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड एज EG सेट। तो इस सेट को जो है हायर एनर्जी को हम जो है EG का नाम देंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि लोअर एनर्जी का एक सेट बनेगा 3 ऑर्बिटल्स का DXY, DYZ, DXZ, जिसको हम जो है T2G का नाम देंगे। और हायर एनर्जी ऑर्बिटल का एक सेट बनेगा जिसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स होंगे, और इसको हम जो लेबल कर रहे हैं EG ऑर्बिटल। तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज टर्म एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो है डीजनरेसी जो यहाँ पर जो डिस्टर्ब हो रही है, ये लिगेंड के प्रेजेंस की वजह से होती है, और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो रही है, दिस स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट लेवल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री एंड इट इज़ टर्म एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसको हम जो है नाम देंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ध्यान रखिए, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के प्रेजेंस की वजह से इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री, कोई सी भी ज्योमेट्री आप कंसिडर कीजिए, इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर हम जो ज्योमेट्री कौन सी देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इस ज्योमेट्री के अंदर जो ये स्प्लिटिंग हो रही है, तो आप इसको नाम दीजिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। या सिंपली आप इसको ऑक्टाहेड्रल में स्टडी कर रहे हो तो आप इसको नाम दीजिए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। एंड द एनर्जी सेपरेशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा O। यहाँ पर जो एनर्जी सेपरेशन, जो दो ऑर्बिटल का सेट बन रहा है डिफरेंट एनर्जीज का, तो इनके बीच का जो एनर्जी का सेपरेशन होगा, जिसको आप सिंपली एनर्जी गैप भी कह सकते हो, तो उसको हम यहाँ पर जो है डेल्टा O कहेंगे। दिस O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। दस द एनर्जी ऑफ द 2 EG ऑर्बिटल विल इंक्रीजेज बाय 3/5 डेल्टा O। तो यहाँ पर जो है दैट रखिए, अब EG ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 3/5 डेल्टा O से जो इंक्रीज़ होगी। EG लेवल की जो एनर्जी होगी दैट इज़ 3/5 डेल्टा O, और जो T2G लेवल की जो एनर्जी होगी
उस एनर्जी को जो है आप 2/5u डेल्टा ओ कहोगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये एनर्जी जो है स्प्लिटिंग आपको जो है बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में पहले जो है आप जो है डीजनरेट, जिसको आप एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो है बताते हैं। तो देखिए एक सिंपल डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है आपको समझा रहे हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल किस तरह से हो रही है। तो लुक हियर, ये आपके पास जो है एक सिंपल सेंट्रल मेटल एटम है। ये सेंट्रल मेटल एटम आपको जो है मिलता है फ्री मेटल आयन भी आप इसको जो है कह सकते हो, दिस इज फ्री मेटल आयन। उसके बाद जो है ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है इट इज़ सराउंडेड बाय क्रिस्टल फील्ड। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, तो यहाँ पर हम इसको नाम देंगे दिस इज स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये कन्वर्जन आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए अगला, सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में आपको जो है टोटल 6 लिगेंड्स मिलते हैं लाइक दिस। दिस इज़ 1 लिगेंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इस तरह से ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड आपको मिलता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम आते हैं। सेंट्रल मेटल आयन के अंदर आप देखिए, फ्री मेटल आयन के अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। आप उसको जो है लेबल दे सकते हो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर इस कंडीशन में थोड़ी सी एनर्जी जो है इंक्रीज़ होगी 1 2 3 4 5, तो ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड जो है आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ से अब जो स्प्लिटिंग होगी, चलिए देखते हैं। जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगी स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग मिलेगी इस तरह से 2 पार्ट में, ठीक है। तो 2 पार्ट में जो है स्प्लिटिंग मिलने के बाद जो है आपको यहाँ पे 1 2 3 इसको जो है आप नाम दीजिए लोअर T2G ऑर्बिटल और 1 2 दिस इज़ हायर एनर्जी EG ऑर्बिटल। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल मिलती है। तो 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर है और 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पर है। तो ये लोअर ऑर्बिटल है और बीच में आप देखिए कि बेरी सेंटर जो है आपको मिलेगा यहाँ पर जो है एवरेज एनर्जी वाला, ये जो है बेरी सेंटर है। तो ये जो एनर्जी गैप आपको मिलेगा दिस इज़ 2/5u डेल्टा ओ और ये जो एनर्जी गैप मिलेगा दिस इज़ 3/5u डेल्टा ओ। तो ये जो एनर्जी बैरियर है टोटल, इसको आप जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है कह सकते हो इस बैरियर को। तो यहाँ पर आप देखिए T2J लेवल पर आपको जो है 3 ऑर्बिटल मिलेंगे, DXY, DYZ, DXZ और हायर एनर्जी पर जो है आपको जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। तो आप यहाँ पर DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर कर सकते हो और यहाँ पर आपको मिलेगा DXY, DYZ एंड DXZ। तो इस तरह से ये जो है 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी के। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड की जो स्प्लिटिंग होगी और ये आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो मिलेगा दिस इज़ द डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो ये जो है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में। तो ये जो है डेल्टा ओ जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ द ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस एनर्जी को हम जो है डेल्टा ओ से जो इंडिकेट करेंगे। तो ध्यान रखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो लिगेंड्स अप्रोच होते हैं वो अलोंग द एक्स वाई एक्सिस आते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है ऑर्बिटल ये जो है हायर एनर्जी पर जाएगा, यहाँ पर जो है मोर रिपल्शन होगा तो ये हायर एनर्जी जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। एंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट इज़ डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो ध्यान रखिए डेल्टा ओ जो होगी जिसको आप जो है एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जिसको आप कहोगे ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड जिसको आप सिंपली लिगेंड फील्ड कहोगे, लिगेंड फील्ड।
और दूसरा चार्ज ऑन मेटल आयन। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डेल्टा ओ को जो है ये क्या करते हैं, गवर्न करते हैं, इसको जो है क्या करते हैं, जज करते हैं, ये जो है इसके ऊपर डिपेंड होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है ध्यान रखना है कि ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये जो है लिगेंड फील्ड पर डिपेंड करता है और दूसरा चार्ज ऑन द मेटल आयन पर डिपेंड करता है। तो सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्ज, whereas other produces weak field and consequently results in the small splitting of the d orbital। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स इन विच केस द स्प्लिटिंग विल बी लार्जर। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो उसके अंदर ये जो स्प्लिटिंग होती है, देखिए यहाँ से ये जो डिफरेंस आपको दिखेगा ये थोड़ा लार्जर होगा, ये जिसको हम जो है डेल्टा ओ कह रहे हैं सिंपली, ये स्प्लिटिंग एनर्जी का जो है गैप है, एनर्जी बैरियर है, तो ये लार्जर होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। ध्यान रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर बताया था मैंने कि उसके जो है ड्रॉबैक्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट या एक लिमिटेशंस है कि यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये बता रही है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको कह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कॉजेस मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये चीज़ ध्यान रखिए, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग यहाँ पर जो ज़्यादा होगी, कौन सी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड में क्या होगा, इसको हम लिखेंगे कॉजेस लेस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो चलिए मैं यहीं पर आपको जो है कंपैरिजन बता देता हूँ। लुक हियर, सपोज ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज T2g ऑर्बिटल एंड दिस इज EG ऑर्बिटल। तो ये आप देखोगे डेल्टा O, ये स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की होगी। और सेम जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज इस तरह से, दिस इज़ T2g एंड दिस इज़ EG। तो आप देख रहे हो कि ये एनर्जी बैरियर जो है कम है तो स्प्लिटिंग यहाँ पर जो है कम हुई। तो इस तरह से आप जो समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दैट कॉजेस मोर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल एंड वीक फील्ड लिगेंड दैट कॉजेस लेस स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। यहाँ से जो है आप इस चीज़ को जो है गवर्न कर सकते हो, इसको जो है जज कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको जो है बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो दिस वीक फील्ड लिगेंड्स रिजल्ट्स स्मॉल स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। और जनरली हम देखें तो लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब ये लिगेंड्स को जो है अपनी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल जो है समझ में आ जाएगा। और उस पर से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले देखिए आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड। आयोडाइड, ब्रोमाइड, उसके बाद जो है क्लोराइड, आयोडाइड सॉरी ब्रोमाइड, फिर थायोसाइनाइड, क्लोराइड, HCN, फिर Cl माइनस, उसके बाद H2 माइनस। ये जो है इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ जो है चल रही है। उसके बाद जो है F माइनस, फिर OH, F माइनस, OH, देन C2O4 2 माइनस, दैट इज़ ऑक्जेलेट। उसके बाद जो हम देखेंगे वाटर है, फिर जो है NCS, H2O, NCS माइनस। उसके बाद जो है आप देखिए कि इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट है जिसको हम EDTA लिखेंगे, EDTA4 माइनस, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। फिर अमोनिया है, फिर इथाइलिन डायमाइन है, अमोनिया। उसके बाद जो है ईन जिसको हम इथेन 1,2
डायमाइन जो है कहेंगे, उसके बाद जो है साइनाइड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सीरीज़ जो है आपको याद रखना है, इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, इस सीक्वेंस को याद रखिए। इस पर से भी जो है क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ लिगेंड्स आपको दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द फील्ड स्ट्रेंथ, उसमें जो है कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो सकता है। तो आपको ये जो सीक्वेंस है इसको जो है याद रखना है। एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसको हम जो है नाम देंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आयोडाइड, ब्रोमाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आप आइए। तो यहाँ से जो है आप आसानी के साथ जो है वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है कंसिडर कर सकते हो। एक जनरल मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि वाटर के पहले के जितने भी लिगेंड्स हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और वाटर के बाद के जो लिगेंड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह से इसको जो है गवर्न कर सकते हो कि बिफोर वाटर these ligands are weak field ligands which causes less splitting in the d orbital। और यहाँ पर जो वाटर और उसके बाद के जो लिगेंड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं जो कि लार्ज स्प्लिटिंग जो है डी ऑर्बिटल की कॉज करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको डिसाइड कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड कौन से हो सकते हैं। एंड इट इज़ an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands। तो डिफरेंट लिगेंड्स के ज़रिए से यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट जो कॉम्प्लेक्सेस के ज़रिए से होती है, तो उस पर से जो एक्सपेरिमेंटली इस सीरीज़ को जो है डिसाइड किया गया है कि कौन सा लिगेंड इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड होगा और कौन सा लिगेंड इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड की गई और एक्सपेरिमेंटली अरेंज की गई जो है ये सीरीज़ है, और ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को जो हम डी ऑर्बिटल में अगर कंसिडर करते हैं किसी भी मेटल आयन में जो कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन शो करता है, तो इस ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर हम जो है डी ऑर्बिटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को अगर कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज वन ऑफ द लोअर T2G ऑर्बिटल। ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, दिस इज EG ऑर्बिटल एंड दिस इज T2G ऑर्बिटल। एंड से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ये D1 जो है टाइप की जो है कॉम्प्लेक्स की सीरीज़ है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है डी ऑर्बिटल में तो डेफिनेटली ये जो है तीन में से कोई सा भी एक जो है T2G ऑर्बिटल को जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर यहाँ पर हम जो है सिंगल डी इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं तो इट विल ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी T2G ऑर्बिटल, है ना। तो इन D2 एंड D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द T2G ऑर्बिटल सिंगली इन अकॉर्डेंस विद द हंस रूल। अब आप जो इसको D2 कंसिडर कीजिए तो D2 के अंदर क्या होगा, दूसरे वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसी को आप अगर जो है D3 कंसिडर करोगे तो थर्ड वाले ऑर्बिटल के अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये फीलिंग जो है कौन सी होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स एक ही लेवल के अगर कई ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अगर जो है भरना है तो उन सारे ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल एंटर होगा, उसके बाद जो है पेयरिंग होगी। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो D3 तक के तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो है तीन ऑर्बिटल्स हैं T2G लेवल के, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आगे की बात हम करते हैं कि अगर D4 आयन प्रेजेंट है तो दो पॉसिबल पैटर्न आपको जो है मिलता है कि T2J लेवल के अंदर जो है क्या होगा कि पेयरिंग होगी, या फिर इट कुड अवॉइड द पेयरिंग एंड प्राइस ऑफ द पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द EG लेवल। तो एक बात ये होगी, दो कंडीशन होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें आकर जो है पेयरिंग करेगा, दैट मीन्स D4 सिस्टम आपके पास में है। चलिए मैं आपको बता दूं कि दो कंडीशन क्या हो सकती है D4 के अंदर। एक तो यहाँ पर जो है पेयरिंग हो जाएगी, या फिर आप देखोगे कि हायर EG लेवल है तो यहाँ पर पहले से तीन है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जा सकता है। इस पेयरिंग एनर्जी को अवॉइड करते हुए वो कहाँ चला जाएगा, EG लेवल में जाएगा। तो दो कंडीशंस हमको मिलती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग करके यहाँ पर T2G ऑर्बिटल में लोअर एनर्जी में जाएगा, या पेयरिंग एनर्जी को अवॉइड करके वो क्या करेगा, EG लेवल पर चला जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको दो कंडीशंस मिलेगी, ठीक है। तो विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज़ ऑकर्स
डिपेंड ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो है रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर जो है डिपेंड करता है, जिसको आप जो है डेल्टा ओ कहेंगे। इसके ऊपर जो है इसकी वैल्यू पर जो है डिपेंड करता है। और साथ ही साथ द पेयरिंग एनर्जी पी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, दो बातें यहाँ पर है, एक तो डेल्टा ओ जिसको आप जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कह रहे हो, और साथ ही साथ जो है पी, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी। इसको हम नाम दे रहे हैं पेयरिंग एनर्जी। इसके ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जो P जो हम ले रहे हैं, P रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, कुछ एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन को आप जो है यहीं पर पेयरिंग कर दो बजाय इसको ऊपर भेजने के। तो यहाँ पर जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर ही ये पेयरिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ये D4 सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ, आगे फिर यही चीज़ D5 D6 में भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे और वो दोनों जो है आप डेल्टा O और P पर जो है डिसाइड करोगे। पहला ऑप्शन, इफ़ डेल्टा O इज़ लेस देन P। पहला ऑप्शन, इफ़ डेल्टा O इज़ लेस देन P, यानी आपके पास जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, लेस है। तो उस वक्त तो क्या होगा, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द EG ऑर्बिटल गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1। इस तरह की जो है कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अब T2G ऑर्बिटल में नहीं जाएगा बल्कि ये EG ऑर्बिटल में जाएगा, और आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी T2G3 EG1। ये D4 सिस्टम की बात मैं बता रहा हूँ। अगर ये कंडीशन मिलती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो उस वक्त क्या होगा कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन है D4 कॉन्फ़िगरेशन का, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो EG लेवल में जाएगा, और इस तरह से उस कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, और EG1 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी D4 सिस्टम के अंदर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान रखिए कि द लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा O is less than P are known as weak field ligands and form high spin complexes। अब यहाँ पर जो है लिगेंड के अंदर जो है अगर आपको यही कंडीशन मिलती है, डेल्टा O is less than P, तो हम इसको जो है नाम देंगे वीक फील्ड लिगेंड, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उन कॉम्प्लेक्सेस को हम नाम देंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे, उसको हम जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का नाम देंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना, ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन इसके रिवर्स हो जाएगी एग्जैक्टली, इफ़ डेल्टा O इज़ ग्रेटर देन P। आपके पास जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है ये पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, लार्जर है। तो उस वक्त क्या होगा, अब यहाँ पर उल्टा होगा। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये अब हायर एनर्जी EG में नहीं जाएगा बल्कि T2G ऑर्बिटल के अंदर ही पेयरिंग जो है क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी T2G4 EG0। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी। और इसमें जो लिगेंड जो होगा, लिगेंड्स विच हैव डेल्टा O ग्रेटर देन P, इसको आप नाम दोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, and these strong field ligand will form low spin complex। These ligands will form low spin complexes। ये ख़ास तौर से जो है आपको ध्यान रखना है। बस ये दो कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से आप जो है पूरी कंडीशन जो है डिसाइड कर सकते हो कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है किस टाइप की जो है पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आप आसानी के साथ डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है आपको ख़ास तौर से जो है याद रखना है। तो EG लेवल के अंदर जो है आपको यहाँ पर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कब, जब ये वाली कंडीशन मिलेगी, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होगी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की वो अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तब आपको जो है ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दो कंडीशंस आपको जो है ख़ास तौर से याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, एंड द कैलकुलेशन शो दैट D4 to D7 कॉन्फ़िगरेशन एंटिटीज़ आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस।
तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि D4 से D7 तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है इट इज़ मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपेयर टू वीक फील्ड। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है इसके अंदर जो खास तौर से जो एंटर होंगे ये वाली कंडीशन में जो D4 से D7 तक है। D4 टू D7 में जो है आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है ज़्यादातर मिलेंगे ऑक्टाहेड्रल एंटिटीज़ के अंदर। तो ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ हम जो है समझ सकते हैं। चलिए आप दूसरे टाइप की जो है हम जो है कंडीशन स्टडी करेंगे, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। तो ये बात आपके समझ में आ गई किस तरह से है। T2G लेवल यहाँ पर जो है नीचे रहेगा और EG लेवल जो है ऊपर रहेगा। अब आइए सेकंड टाइप हम इसमें जो स्टडी करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंटिटीज़ में। सेकंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़। अब इसके अंदर क्या होगा, तो इसमें क्या होगा कि इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन ऑफ d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर जो उल्टा हो जाएगा, देखिए आपके पास में 1 2 3 4 5 ये d ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 ये जो है आपके पास जो है d ऑर्बिटल जो है ये आपको जो मिलते हैं दैट इज़ क्रिस्टल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के अंदर जो इसकी एनर्जी मिलती है। उसके बाद जो ये डिजनरेट होंगे और अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको T2 ऑर्बिटल मिलेगा और यहाँ पर आपको जो है E ऑर्बिटल मिलेगा। अब यहाँ पर जो है सिर्फ मैं T2 और E क्यों कह रहा हूँ, आगे इसका जो है रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे DXY, DYZ एंड DXZ और यहाँ पर जो है DX² Y² एंड DZ²। तो यहाँ पे एक बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि ये स्प्लिटिंग जो एनर्जी है जिसको आप जो है डेल्टा T से जो इंडिकेट करोगे, T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल, दिस इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और उसको हम जो है डेल्टा T से इंडिकेट कर रहे हैं जिसमें T स्टैंड्स फॉर टेट्राहेड्रल। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो ये वाला जो बैरियर है बीच वाला, ये जो एवरेज लाइन है, तो ये जो ऊपर का जो बैरियर आपको दिखता है इट इज़ 2/5 डेल्टा O, 2/5 नॉट डेल्टा O, डेल्टा T, इट इज़ 2/5 डेल्टा T और नीचे वाला 3/5 डेल्टा T। थोड़ा सा और इसको बढ़ा लें, ये हो जाएगा 3/5 डेल्टा T और टोटल वाले को जो है आप डेल्टा T से जो है रिप्रेजेंट करोगे। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि डेल्टा T जो है यहाँ पर जो है आपको जो मिलेगी वो कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल ये थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पर जो ये स्प्लिटिंग जो है थोड़ी सी कम होगी। तो ये खास बात जो आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इन्वर्ट होगा, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। अब T2 और E जो है हम यहाँ पर जो है क्यों नाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पर जो है लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन जो है रेयरली ऑब्जर्व होगी। वजह क्या है कि यहाँ पर जो है ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी जो है सफिशिएंटली नॉट सफिशिएंटली लार्ज होती है, इसलिए फोर्सिंग द पेयरिंग एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जो हमने पहले T2G और EG लिखा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो G सब स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो द G सब स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान रखिए G जो हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। वजह क्या है, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों के अंदर जो है आपको मिलेगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस वजह से यहाँ पर हम जो है G सब स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जिसको हम लिखेंगे T2G एंड EG।
ये ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप देखिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम जी जो है ओमिट कर देंगे, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यही वजह कि मैंने यहाँ पर जो सिर्फ लिखा T2 और यहाँ पर मैंने लिखा E। दिस इज़ फॉर टेट्राहेड्रल। रीज़न क्या है कि जी सुपर सब स्क्रिप्ट जो है वो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए शो की जाती है, जिसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। जबकि टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो है जी सब स्क्रिप्ट जो है यूज़ नहीं करेंगे। तो T2G की बजाय हम जो है सिर्फ T2 लिखेंगे और EG की बजाय हम जो है सिर्फ E लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं तो जो लिगेंड का अप्रोच होता है वो बिटवीन द एक्सिस होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। और बिटवीन द एक्सिस जो है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY, DYZ एंड DXZ। इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए ये 3 ऑर्बिटल जो है ये हायर एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इस चीज़ को जो है समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बस सिर्फ बता दूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं OH से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ध्यान रखिए लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस, जो एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग जो है आते हैं, और इन एक्सिस के ऊपर आपको जो है 2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, DX² एंड DZ²। इसलिए ये हायर एनर्जी ऑक्यूपाई करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है आपको ये स्प्लिटिंग जो है इस तरह की मिलेगी। यहाँ पर जो है 3 ऑर्बिटल नीचे होंगे और 2 ऑर्बिटल जो है हायर लेवल पर होंगे। उसके बाद जो है टेट्राहेड्रल, मैं इसको TH से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नॉट थोरियम, ध्यान रखिए। ये टेट्राहेड्रल का जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या होगा, लिगैंड अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, और बिटवीन द एक्सिस जो है हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ एंड DXZ। इसलिए यहाँ पर जो है आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, DXY, DYZ एंड DXZ। तो ये आपको मिलेगी हायर एनर्जी पर। तो इसकी जो स्प्लिटिंग होगी वो इस तरह से होगी, 3 ऑर्बिटल ऊपर और 2 ऑर्बिटल नीचे। तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसको आप जो है डेल्टा O कहिए, ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आप इसको डेल्टा T कहिए। तो O स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल, T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल। तो ये लार्जर स्प्लिटिंग है और ये थोड़ी सी शॉर्टर स्प्लिटिंग है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस को हम बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे, कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर जो है कंप्लीट होती है। लास्ट में हम देखेंगे इसके जो है कौन कौन से ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके लिमिटेशंस हैं। इस लेक्चर के लास्ट में हम इस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है टॉपिक, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस जो सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसको हम जो है कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसके पहले वाले यूनिट में हमने ये बात जो पढ़ा था कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज़ देयर वाइड रेंज ऑफ कलर्स। DNF ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने जो है ये चीज़ स्टडी किया है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स के जो मेटल्स होते हैं या उसके जो सिंपली कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो जो है बहुत सारे जो वाइड रेंज ऑफ कलर जो शो करते हैं। दिस मीन्स दैट some of the visible spectrum is being removed from the white light as it passes through the sample. So the light that emerges is no longer white and the color of the complexes is the complementary to that which is observed, and the complementary color is the color generated from the wavelength left over। जो वेवलेंथ जो है छूट रही है उसी वजह से जो कलर डेवलप होगा आपको जो है उस कॉम्प्लेक्स का वही कलर जो है नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ग्रीन लाइट इज़ एब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिए, अगर जो है कॉम्प्लेक्स से जो आपको ग्रीन लाइट जो है एब्सॉर्ब होती हुई दिखती है, तो इफ़ द ग्रीन लाइट इज़ एब्सॉर्ब, तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा तो ये कलर जो है कौन सा हो सकता है। तो इफ़ ग्रीन लाइट इज़ एब्सॉर्ब बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड, ठीक है।
तो इसका जो है कलर आपको मिलेगा रेड। तो ये जो है लाइट एब्सॉर्ब हो रही है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है आपको रेड मिलता है। तो ये चीज़ जो है आप आसानी के साथ जो है स्टडी कर सकते हो कि जो कलर की लाइट एब्सॉर्ब होती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट जो है वो कलर जो है आपको उस कॉम्प्लेक्स का मिलेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स आप जो स्टडी करोगे। ठीक है, अब आप देखिए आपके टेबल नंबर 9.3 आपकी बुक में टेबल नंबर 9.3 दिया हुआ है। तो इस टेबल नंबर 9.3 के अंदर जो है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब एंड द कलर ऑब्जर्व्ड इन सम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़ जो है दिया हुआ है। 3 कॉलम्स बने हुए हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वेवलेंथ मिलती है। जो वेवलेंथ ऑफ द एब्सॉर्ब लाइट मिलेगी जैसे कि 535 है, 500 है, 455 है। उसके बाद कलर ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब जो दिया हुआ है और कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिया हुआ है। तो पहला देखिए आप येलो कलर है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वायलेट दिखता है। ब्लू ग्रीन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको जो है रेड मिल रहा है। ब्लू कलर है तो उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है येलो ऑरेंज है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डिफरेंट जो है कलर्स का जो है कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। तो टेबल नंबर 9.3 जो है आप स्टडी कीजिए, वहाँ से बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हो। अब देखिए द कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी रेडिली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के टर्म्स में हम जो इसको आसानी के साथ जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, कैसे हम जो है CFT दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कलर कॉम्प्लेक्सेस को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एग्जांपल आप लीजिए टिटेनियम का जो हेक्साहाइड्रेट है 3+ आयन। तो लुक हियर TiH2O6 3+, ये आपके पास जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन है टिटेनियम का। इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका कलर होता है वायलेट, इट इज़ वायलेट इन कलर। ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या चीज़ बताई जा रही है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है टिटेनियम का 3+, जिसका हेक्साहाइड्रेट यहाँ पर जो 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है लिगेंड के तौर पर इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है। इसका कलर है वायलेट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि दिस इज़ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वेयर द सिंगल इलेक्ट्रॉन Ti3+ इज़ अ 3D सिस्टम। तो यहाँ पर जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 3D1 जो है आपको मिलेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है D1 सिस्टम की है। Ti3+ यहाँ पर जो है आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है मेटल आयन मिलता है। दिस इज़ Ti3+, ये मेटल आयन आपको मिलता है Ti3+, और इसके अंदर जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है 3D ऑर्बिटल में, जिसको हम 3D1 से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन द मेटल D ऑर्बिटल इज़ इन द T2G लेवल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब आते हैं चलिए इसके ऊपर। T2G लेवल पर ये एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिलता है ग्राउंड स्टेट में। दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको जो है ग्राउंड स्टेट जो है कह सकते हो, जो कि Ti3+ की है, जिसमें 3D1 सिस्टम आपको जो शो किया गया है। अब इसके ऊपर जो है आप जो है लाइट को जो है स्ट्राइक कीजिए। अल्ट्रावायलेट रीजन जो विजिबल रीजन है वहाँ से जो है ये लाइट जो है एब्सॉर्ब करेगा। जो भी कलर इसकी जो है एब्सॉर्ब होगी तो दिस इलेक्ट्रॉन विल प्रोमोट टू वैकेंट EG ऑर्बिटल, हायर लेवल के EG ऑर्बिटल में जाएगा। अब ध्यान रखिए कि ग्राउंड स्टेट में ये मौजूद है। द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रॉन इज़ द एम्प्टी EG लेवल। तो ये जो है EG लेवल जो है यहाँ पर एम्प्टी है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये EG लेवल जो है एम्प्टी मिलता है, तो ये क्या करेगा, लाइट एब्सॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, इस हायर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर जो चला जाएगा। तो इफ़ द लाइट करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ ब्लू ग्रीन region is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2G level to EG level। तो अब आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिल रही है, लुक हियर, T2G1 EG0 है। अब यहाँ पर देखिए T2G ऑर्बिटल के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है और EG जो है वैकेंट है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है T2G1 EG। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर एक्साइट करेगा तो आपको ये एनर्जी मिलेगी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में T20 EG1, ये एक्साइटेड स्टेट आपको मिलती है। तो इस टाइप का जो एक्साइटेशन यहाँ पर जो होगा, एंड कंसिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वायलेट इन कलर। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है आपको वायलेट कलर का मिलेगा। तो फिगर आगे जो है बनाई हुई है। तो अब यही जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा,
दिस इज़ T2G लेवल एंड दिस इज़ EG। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा वायलेट कलर। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वायलेट कलर का जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको मिलता है, और यहाँ पर जब ब्लू ग्रीन लाइट सपोज एब्सॉर्ब हो रही है तो उसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको जो है मिलता है वायलेट कलर। समझ में आई बात? तो ये बहुत आसानी के साथ जो है आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर से जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि D1 सिस्टम है तो एक इलेक्ट्रॉन है, लाइट एब्सॉर्ब करके वैकेंट EG ऑर्बिटल में जाएगा और इस तरह से D2D ट्रांजिशन होगा, और इस D2D ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी एनर्जी रिलीज़ होगी उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको जो है नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो है ब्लू ग्रीन लाइट एब्सॉर्ब हो रही है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पर जो है आपको वायलेट कलर मिलेगा। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है Ti3+ का जो कॉम्प्लेक्स है, जो 3D1 सिस्टम है, ये जो है वायलेट कलर का जो है दिखता है आपको। ठीक है, तो ये बात जो है, और एक बात ध्यान रखना है कि आप EG लेवल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया, वापस फिर ये आ जाएगा अपनी जगह पर, एक्साइटेशन जो कंप्लीट होगा या D2D ट्रांजिशन जो इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से जो है समझ सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको और बता रहे हैं, वो क्या है? It is important to note that in absence of ligand, crystal field splitting does not occur and hence the substance is colorless। मैंने इसके पहले आपको बताया भी, जस्ट इसके पहले आपको बताया कि कलर जो है किस लिए अराइज होता है, लिगेंड के प्रेजेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है, और उस स्प्लिटिंग की वजह से आपको हायर एनर्जी ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट मिलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जाने के चांसेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से कलर अराइज होता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट ऑकर एंड द सब्सटेंस इज़ कलरलेस। तो कोई सा भी कॉम्प्लेक्स अगर उसके अंदर जो है लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, आप लिगेंड को अगर हटा देते हो तो वो सब्सटेंस जो है आपको कलरलेस मिलेगा, क्योंकि लिगेंड के प्रेजेंस के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, और उस स्प्लिटिंग की वजह से ये दो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स बनते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन के चांसेस बनते हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपके पास जो है TiH2O6Cl3 जो है कॉम्प्लेक्स है, यही वाला TiH2O6 जो 3+ हमने लिया था, तो ये Cl3 से हमने उसको जो है बैलेंस कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम आते हैं। चलिए, ऑन हीटिंग ये जो कॉम्प्लेक्स जो है ऑन हीटिंग रेंडर्स इट्स कलरलेस, रेंडर्स इट कलरलेस। तो यहाँ पर जो है आप जब हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल के एवापोरेट होने के चांसेस है, और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल एवापोरेट होगा कलर जो है इसका ख़त्म होता जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए कि द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम TiH2OCl3 ऑन हीटिंग रेंडर्स इट कलरलेस। आप जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकालते जाओगे धीरे धीरे जो है क्या होता जाएगा, कलरलेस होता जाएगा। जब पूरे वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएंगे तो ये जो है कलरलेस जो है कंपाउंड हो जाएगा, यानी कि जब इसमें से वाटर निकल जाएगा तो ये TiCl3 बचेगा, सपोज सिर्फ इतना बचेगा, तो TiCl3 जो है ये कलरलेस होगा। आप समझ सकते हो कि लिगेंड जब हटा देंगे तो स्प्लिटिंग खत्म, जब स्प्लिटिंग खत्म होगी तो देयर इज़ नो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइटेशन नहीं होगा तो कोई एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं होगी, कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, कोई कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि एग्जांपल हम लेते हैं कि कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस जो है वाइट कलर का होता है। लुक हियर, CuSO4 जिसको आप नाम दोगे अनहाइड्रस, तो इसका कलर जो होता है वाइट, या सिंपली आप इसको जो है कलरलेस कह सकते हो। लेकिन यही चीज़ CuSO4 5H2O ये आपको मिलेगा ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है ब्लू कलर का होगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कोऑर्डिनेटेड होंगे सेंट्रल मेटल एटम कॉपर के साथ में, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर के साथ में ये कोऑर्डिनेटेड होंगे, और इसकी वजह से अब ये वाटर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ लिगेंड ये इस कॉपर मेटल के साथ में कोऑर्डिनेटेड होगा, और इस तरह से अब यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगी, स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल होगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांजिशन होगा D2D ट्रांजिशन की वजह से। अब इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू आपको दिखेगा। ये बात जो है ख़ास तौर से आपको नोटिस करना है, समझना है। तो ये बात समझ में आ गई कि कलर अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स,
और लिगेंड के प्रेजेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग वजह से इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। ये चीज़ जो है खासतौर से ध्यान रखना है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिगेंड ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स में बी इलस्ट्रेटेड बाय कंसिडरिंग NiH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं लिगेंड का जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से कलर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं NiH2O6 2+, ये आयन हमारे पास है NiH2O6 2+ कॉम्प्लेक्स विच फॉर्म्स व्हेन निकेल 2 क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इनटू वाटर। तो यहाँ पर जो हम निकेल 2 क्लोराइड लेंगे और इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स आयन ले रहे हैं, यहाँ पर जो है आप Cl2 लिख लीजिए तो ये निकेल 2 क्लोराइड जो है हो जाएगा। तो निकेल 2 क्लोराइड को जब आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है सेंट्रल मेटल आयन निकेल 2+ के साथ भी जो है कोऑर्डिनेटेड होंगे। अब यहाँ पर जो है ध्यान से सुनिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। लिगेंड्स को जो है चेंज करके हम देखते हैं कि कलर पर जो है क्या इन्फ्लुएंस होता है और कलर के चेंज पर जो है क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं। इफ़ द डाइडेंटेड लिगेंड इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम EN लिखते हैं ना, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम इन से इंडिकेट करेंगे एंड इज डाइडेंटेड लिगेंड। जब हम यहाँ पर जो है इसको रिप्लेस करेंगे, है ना, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को जो है डाइडेंटेड लिगेंड के साथ जो है रिप्लेस करते हैं, प्रोग्रेसिवली हम इसमें जो है इथेन 1,2 डायमाइन जो है ऐड करते हैं। तो मोलर रेशो यहाँ पर जो है इथेन 1,2 डायमाइन और निकेल का क्या बनेगा 1,1 एंड 3,1। इथेन 1,2 डायमाइन H2 निकेल, इसका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा 1,1 2,1 एंड 3,1। 1,1 पहले में आएगा, फिर 2,1 दूसरे में आएगा और 3,1 तीसरे में आएगा। मीन्स आपके पास में यहाँ पर जो है डाइडेंटेड लिगेंड है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल को जो है रिप्लेस करेगा। तो एक डाइडेंटेड लिगेंड जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा, 2 डाइडेंटेड लिगेंड जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस करेगा और 3 डाइडेंटेड लिगेंड जो है ये पूरे 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस करेगा। चलिए अब यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट का जो है प्रोसेस, उसकी जो रिएक्शन होती है वो मैं आपको बताता हूँ तो किस तरह से होगी। लुक हियर, और कलर चेंज क्या हो रहा है वो भी देखते चलेंगे। चलिए सबसे पहले NiH2O6 2+ एक्वियस, ठीक है, इसके अंदर हम जो है एक इथेन 1,2 डायमाइन ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्लस EN एक्वियस, तो ये बनाएगा NiH2O4 EN 2+ एक्वियस। अब देखते हैं कलर का चेंज क्या है। तो पहला जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्रीन कलर का है और राइट हैंड साइड में जो आपको कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है जिसके अंदर इथेन 1,2 डायमाइन हमने जो एंटर कर दिया तो ये बनेगा पेल ब्लू कलर। तो दिस इज ग्रीन इन कलर, दिस इज पेल ब्लू कलर। तो डेफिनेटली देख रहे हो कि लिगेंड्स के इंटरचेंज से कलर के अंदर भी जो है डिफरेंस आता है। तो डेफिनेटली कलर को डिसाइड करने में लिगेंड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इसमें प्ले होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब इसके अंदर फिर एक इथेन हम जो है ऐड करते हैं, इथेन 1,2 डायमाइन। लुक हियर, NiH2O4 EN 2+, जो कि पेल ब्लू कलर का है, इसके अंदर हम एक और इथेन 1,2 डायमाइन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा NiH2O2 EN2 2+ एक्वियस। समझ में आई बात। ये डाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो कि मोनोडेंटेड लिगेंड है 2 को सरकाएगा, 2 को जो है रिप्लेस करेगा, फिर यहाँ पर दूसरा आया तो 2 और जाएगा तो यहाँ पर जो है बचेगा सिर्फ 2 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये पेल ब्लू से क्या बनेगा, ब्लू या पर्पल कलर का। इट विल बिकम आइदर ब्लू और पर्पल। तो पेल ब्लू से ये ब्लू या पर्पल होगा। अब चलिए इसको देखते हैं, NiH2O2 EN2 2+ एक्वियस प्लस EN
एक्वियस, अब क्या होगा देखो, NiEN3 2 प्लस एक्वियस, यहाँ पर जो है +2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है आप लिखोगे। अब कलर चेंज क्या होता है, ब्लू और पर्पल कलर से अब ये कलर बन जाएगा वायलेट कलर। तो ये इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ लिगेंड जो यहाँ पर मिलता है। तो ये सीक्वेंस आपको यहाँ पर जो है मिलेगा। नीचे देखिए आप वहीं पर जो अपनी बुक के अंदर है ना, फिगर नंबर 9.11 जो है दी हुई है, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब का जो है फ़ोटो दिया हुआ है, उसमें जो है कलर दिया हुआ है। पहली टेस्ट ट्यूब जो है ग्रीन कलर की है, जो कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है शो करता है। उसके बाद जो है दूसरी टेस्ट ट्यूब जो है ब्लू कलर की है, तो ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स जो है शो करेगा। तीसरी टेस्ट ट्यूब जो है आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स शो करेगा। और तीसरी टेस्ट ट्यूब जो है आपको वायलेट कलर का या पिंक कलर का जिस तरह से वहाँ पर जो है सीक्वेंस आपको मिलेगा। तो वो 4 टेस्ट ट्यूब आपको दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे यहाँ पर चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ द कलर मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स निकेल का ही है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की एंट्री की वजह से कलर के अंदर जो है डिफरेंस आता है। तो ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि फॉर डिसाइडिंग द कलर द रोल ऑफ लिगेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ से हम जब बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जेम स्टोन्स हैं, जिसको हम जो है कीमती पत्थर कहते हैं। तो कलर ऑफ सम जेम स्टोन्स, तो वो चीज़ हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या रीज़न बनता है वो चीज़ आपको जो है समझ में आ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो लिगेंड के प्रेजेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, और उसकी वजह से कलर अराइज होता है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं, ठीक। तो हम देखते हैं कलर ऑफ सम जेम स्टोन्स। जेम स्टोन जो कुछ कीमती पत्थर होते हैं, है ना, तो वो हम यह स्टडी करेंगे। तो द कलर प्रोड्यूस्ड by electronic transition within the d orbitals of a transition metal ion occurs frequently in everyday life। हमारी डेली लाइफ में भी ये चीज़ जो है मिलती है, हमारी डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हम रोज़ाना इसी के साथ जो है ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें जो है एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं रूबी। रूबी जो है जिसको आप याकूत कह सकते हो। रूबी जो है एक इम्पॉर्टेंट जेम स्टोन है जिसको हम जनरली याकूत बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड याकूत, है ना। तो ये जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है स्टोन होता है, मतलब जो है कीमती पत्थर होता है, प्रीशियस स्टोन जिसको आप कह सकते हो। तो हम उसको जो है रूबी कहते हैं। इंग्लिश में ये इसको हम जो है रूबी कहेंगे, और सिंपली ये याकूत इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। लुक हियर, इट इज़ Al2O3। और इसके अंदर क्या है वो देखो, Al2O3 containing about 0.5 to 1% Cr3+ आयन्स। इसके अंदर 0.5 to 1% Cr3+ आयन्स प्रेजेंट है। इट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेनिंग 0.5 to 1% Cr3+ आयन्स, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी दैट इज़ D3। तो ये D3 कॉन्फ़िगरेशन पर आपको मिलेगा, Cr3+। D3 कॉन्फ़िगरेशन पर मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पोजिशंस नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय Al3+ आयन्स। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो Al3+ आयन्स की जो पोजिशंस होती है, तो Cr3+ आयन जो है क्या होगा, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन सब Al3+ आयन्स के साथ में। तो क्या होगा कि वी मे व्यू दिस chromium 3 species as octahedral chromium 3 complexes incorporated into the alumina lattice। तो alumina lattice जो बनता है Al2O3, इसके अंदर आपको जो है Cr3 का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो ये Cr3+, यहाँ पर ध्यान रखिए कि क्रोमियम 3+ स्पीसीज as octahedral chromium 3+ complexes incorporated into the alumina lattice। और इसके अंदर क्या होगा, D to D transition at these centers give rise to the color। तो यहाँ पर जो ये याकूत जिसको हम रूबी कहते हैं, ये जो रूबी रेड,
रेड कलर जो है ये इसके अंदर जो स्टोन के अंदर आपको मिलेगा और बहुत ही ये जो है प्रीशियस स्टोन होता है। लोग इसको जो है ज्वेलरी के अंदर जो है यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ जो है और भी ज़्यादा जो है मतलब ब्यूटीफुल बनती है और मोर एट्रैक्टिव जो है बनती है। इसी तरह से दूसरा एक जो स्टोन है जिसको हम एमराल्ड कहेंगे, एमराल्ड, इसको हम जनरली ज़मुर्रद कहते हैं, ज़मुर्रद, एमराल्ड जिसको हम ज़मुर्रद कहेंगे। तो ये क्या होगा, Cr3+ आयंस ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल साइट्स इन द मिनरल बेरिल। एक मिनरल है बेरिल, और बेरिल का जो फार्मूला है वो जो है बेरिलियम का है, Be3Al2Si6O18। Be3 ये बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है Be3, इसके साथ में जो है आपको एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये हो गया Al2Si6O18। तो ये जो है इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स एक जो है कंपाउंड बनता है जिसमें बेरिलियम का जो है ये कॉम्प्लेक्स है और उसको जो हम नाम देंगे बेरिल। ये मिनरल है बेरिल और इसके अंदर जो है आपको क्या मिलेगा, Cr3+। क्रोमियम का जो है 3+ जो है ये आयन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो एमराल्ड के अंदर जो है आपको Cr3+ आयंस ऑक्यूपाई octahedral sites in the mineral beryl, and the absorption bonds seen in the ruby shift to longer wavelength, namely yellow, red and blue, causing emerald to transmit light in the green region। तो ग्रीन रीजन के अंदर जो है ज़मुर्रद जिसको हम कहते हैं, जो एमराल्ड है ये जो है क्या करता है, ये लाइट को जो है ट्रांसमिट करता है ग्रीन रीजन के अंदर। तो द एब्सॉर्प्शन बैंड्स सीन इन द रूबी shift to longer wavelength, namely yellow, red and blue, causing emerald to transmit light in the green region। तो ये ग्रीन रीजन के अंदर जो है लाइट जो है ट्रांसमिट करता है। तो रीज़न यहाँ पे वही होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है डी टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा और उस तरह से यहाँ पर जो है आपको कलर ऑफ द सम जेम स्टोन मिलता है। ठीक, सो दिस इज़ अबाउट द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, चलिए देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ CFT दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्या क्या लिमिटेशंस है मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको जो है मिलेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। कौन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस थ्योरी के अंदर मिलेगा। हाउएवर, from the assumptions that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect। अगर यहाँ पर लिगेंड को हम जो है पॉइंट चार्जेस कंसिडर करते हैं तो पॉइंट चार्जेस जो है ये निगेटिव आयंस होते हैं जिसको आप एनायंस कहोगे, और ये बताता है कि ये क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग को जो है ज़्यादा जो है कॉज करता है। तो इट कॉजेस मोर स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग इफेक्ट जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। इट एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट। द अनायोनिक लिगेंड्स एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब आप जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखोगे तो जो अनायोनिक जो लिगेंड्स हैं वो क्या होंगे, लो एंड पर है, यानी कि ये जो है वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और यहाँ पर बता रहा है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अनायनिक आमतौर पर जो है ये वीक फील्ड लिगेंड्स की तरफ जो है इसको जो है अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि फर्दर इट डज़ नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर जो ये कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ द लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम को ये जो है शो नहीं करेगा।
हालांकि देखा जाए तो अनायनिक है तो ये आयोनिक बॉन्ड शो करना चाहिए, लेकिन जनरली कोवैलेंट बॉन्ड का भी चाहे आपको इसमें जो एक्सप्लेनेशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये बात जो खास तौर से ध्यान रखना है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, एंड दीज आर सम ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की वीकनेस है कि अनायनिक लिगेंड्स अगर कंसिडर करते हैं तो बताता है कि भाई ये ज़्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है, लेकिन जब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये वीक फील्ड लिगेंड के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड के अंदर ये अनायनिक स्पेसीज है तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर शो करना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो एक्सप्लेन नहीं हो रही है। तो दीज आर दी वीकनेसेस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच आर एक्सप्लेन बाय लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये जो वीकनेसेस हैं जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है, ये आगे की जो थ्योरीज है जिसको आप लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन होगी, लेकिन ये टॉपिक जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। दीज आर नॉट आवर टॉपिक फॉर स्टडी एंड दीज आर द बियॉन्ड ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी। तो हमारे स्टडी में ये टॉपिक्स नहीं रखे गए हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के, ये हायर स्टडीज़ के अंदर है। तो हम सिर्फ यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। अब इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, दैट इज़ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो यहाँ पर आपको जो है बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिग्मा बॉन्डिंग के साथ साथ पाई बॉन्डिंग जो है किस तरह से जो क्रिएट होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स के अंदर हम ये चीज़ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, वी स्टॉप हियर।